अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप दैट यू आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज का जो एसएल है हमारा वो है नीड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों है? ठीक है। एंड आई एम फरकान अली हेयर, फरकान अली सुमरो इन फ्रंट ऑफ यू with the topic need of energy resources in Pakistan. Let's move forward. अब देखिए, हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान में कौन से मिनरल्स हैं या एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसमें से पाकिस्तान एनर्जी बनाता है, प्रोड्यूस करता है और कितना इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान को ज़रूरत होती है। तो उसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एनर्जी मतलब जो पाकिस्तान में अपनी एनर्जी बनती है वो कितनी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अकॉर्डिंग टू 2020 टोटल electricity generated approximately 130,000 गीगावाट बनती है पाकिस्तान में, जिसमें से 64% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो थर्मल प्रोडक्ट प्लांट से होती है, और उसके बाद हाइड्रो पावर में से 29% होती है, और न्यू रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं मीन्स जो रिसाइकल एनर्जी होती है वो 7% होती है। ठीक है। और उसके बाद जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है पाकिस्तान की 2020 के मुताबिक टोटल नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है वो है 4.1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होती है। ठीक है, तकरीबन। एंड उसके बाद जो कोल प्रोडक्शन होती है मींस कोल से जो एनर्जी बनाई जाती है वो कितना होता है कि 4.5 मिलियन टन्स। ठीक है। और पाकिस्तान में कितने हैं? 275 बिलियन टन हैं। ठीक है। और ईच ईयर इतना 4.5 मिलियन टन जो है वो कोल यूज होता है। ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेड एनर्जी होती है। ठीक है। इम्पोर्टेड एनर्जी कितनी होती है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। क्रूड ऑयल को आपको पता है, मतलब ये एक ऑयल होता है जिसको आगे रिफाइन या उसको साफ किया जाता है, और वो कितना होता है? 101 मिलियन बैरल होता है। ठीक है। और अगर इसका अंदाजा लगाएं एक बैरल के हिसाब से डॉलर का तो कितना होगा? ठीक है। और वो पाकिस्तान के बजट में से कितना जाता होगा? इसीलिए पाकिस्तान की तरक्की में भी ये भी रुकावट है कि हम ज़्यादातर ऑयल है जो है एनर्जी रिसोर्स इंपोर्ट करें। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट है 2020 के मुताबिक। जिस तरह टोटल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो होती है 35 मिलियन बैरल्स। ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख बैरल होते हैं। ठीक होते हैं एक बैरल में, और 35 मिलियन बैरल है तो ये अंदाजा लगाएं ये कितने होंगे। लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है एलएनजी, और उसके बाद दूसरा भी होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। वो भी मतलब इंपोर्ट होते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। स्पेशली पाकिस्तान का जो डील होता है पाकिस्तान की वो अरब कंट्रीज के साथ होता है, और वो 9.6 मिलियन टन की होती है। ठीक है, पाकिस्तान में। और इलेक्ट्रिसिटी भी इंपोर्ट होती है, चाइना से होती है पाकिस्तान की। स्पेशली वो कितने हैं? थ्री 3,700 गीगावाट होती है ईच ईयर। अकॉर्डिंग टू 2019 में इतनी हुई, और इससे आगे भी होती होगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है पाकिस्तान में, मतलब इतनी एनर्जी की ज़रूरत क्यों है। वाई पाकिस्तान नीड टू इंक्रीज एनर्जी रिसोर्सेज। पाकिस्तान को मतलब एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ाने क्यों चाहिए? ठीक है। उससे सबसे पहला जो रीज़न है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मींस आबादी। ठीक है। ग्रोथ ऑफ पीपल। ठीक है। पाकिस्तान में कितने लोग बढ़ रहे हैं? और किसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2 पॉइंट समथिंग % के हिसाब से बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये तो वो है जो मतलब सेंसस किया जाता है। ठीक है। लेकिन जिसका मतलब एनआईसी नहीं बना और जो बिना सेंसस के वो तो पता नहीं कितने होंगे। ठीक है। सबसे पहले जो बड़ा रीजन है पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्स का वो पॉपुलेशन है। उसके बाद अर्बनाइजेशन है, मतलब सिटीजनशिप। ठीक है।
सिटीजनशिप। देखें फॉर सपोज अगर एक घर में 5 भाती रह रहे हैं, ठीक है, 3 जो है मैन है और 2 3 बॉयज हैं, ठीक है, और 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी वो आगे जाकर शादियां करेंगे, ठीक है, उनके बच्चे हैं तो आप अंदाजा लगाएं अगर इनमें से 5 फैमिलीज बनेंगी, 5 फैमिलीज बनेंगी, एक फैमिली में से एक पापा और मम्मा के में से 5 और फैमिलीज जाकर बनेंगी, तो अंदाजा लगाएं इससे 5 घर और होंगे और फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके अलग घर होंगे, तो इससे मतलब सोसाइटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, सोसाइटीज चेंज हो जाती हैं और जो विलेजेस होते हैं वो डेवलप होकर सिटीज बन जाते हैं बड़े, ठीक है। अगर आप अंदाजा लगाएं जो पहले छोटे गांव हुआ करते थे या छोटे शहर, वो अब बड़े बड़े सिटीज बन गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कराची का है, और कराची लाहौर का है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडिया देखें, सबसे पहले 1.435 के मुताबिक बिलियन के मुताबिक चाइना पहले नंबर पर कंट्री था। कौन सा? चाइना। लेकिन अब इंडिया है, इंडिया वो है उसकी मतलब, ये हम दूसरों का एग्जांपल दे रहे हैं, वो है 1.45 बिलियन पीपल वहां पर हैं। तो इंडिया में मतलब इतनी आबादी बढ़ गई है, तो अंदाजा लगाएं पाकिस्तान में बढ़ती होगी। और मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान है वो 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग नेशन है, 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड पूरी दुनिया में, ठीक है, आबादी के लिहाज से। और पाकिस्तान की अभी आबादी 2 मिलियन पीपल हैं, 2 मिलियन प्लस होगा, ठीक है। और अर्बनाइजेशन, सिटीजनशिप बढ़ रही है, उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए अब जो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ सिटीजनशिप अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट होती है, फिर अर्बनाइजेशन में क्या होती है, इकोनॉमिक कॉरिडोर मीन्स कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करती हैं, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रीज लगती हैं भाई, इंडस्ट्रीज आ गई और फैक्ट्रीज आ गई और मिल्स आ गई, ठीक है, जिस तरह टेक्सटाइल मिल्स हैं और बहुत सारी मिल्स हैं, तो वहाँ पर मशीनरी जो लगती है और इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो उनको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फॉर सपोज जिस तरह पॉपुलेशन बनी, घर बने बढ़े, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, और भाई उसका गैस कहाँ से आएगा उन लोगों के लिए, फिर उन लोगों के लिए पानी कहाँ से आएगा, पानी भी ये क्या है, एनर्जी में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनसे बढ़ गई, घर बढ़ने की वजह से ये सारी चीजें बढ़ गई। पहले एक पंखा चलता था तो सारे घर के भांति सो जाते थे, अब जब घर बढ़ गए तो उनके लिए रिसोर्सेज भी बढ़ गए होंगे, जिस तरह पंखे हो गया, मशीन्स हो गई, एसीज हो गई, ठीक है। अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, मीन्स इंडस्ट्रीज में मशीनें आ गई, ठीक है, कार्स आ गई, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी मतलब जो एग्रीकल्चर के हिसाब से मशीन्स आ गई। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखें इंडस्ट्रीज किससे लिंक है, इकोनॉमी से। फॉर सपोज अगर पाकिस्तान जो टेक्सटाइल, जिसके हिसाब से पाकिस्तान मशहूर है, कपड़े बनाने वाली बड़ी मतलब मिल्स है, लेकिन वो भी अभी तबाह होती जा रही हैं इन सियासतदानों की वजह से, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो या इकोनॉमिक डेवलप ना हो, तो मशीन से ना चलें, तो देखिए वहां से पैसा कहाँ से आएगा, एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिर बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, ठीक है, शिप्स होती हैं, फिर वो एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है, एयरप्लेन्स होते हैं। और वो शिप्स जो मतलब जिससे कार्गो कहते हैं, कार्गो वो होती है जो सामान बनाने के लिए बनती है, ठीक है, इसके लिए सामान बनाने के लिए। फॉर सपोज अगर आप चाइना से, अमेरिका से, इंडिया से कुछ मंगवा रहे हो तो वो गाड़ियों पर आती है, ये पुराना जमाना नहीं रहा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मशीनें वो चलती हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट चलती है, वो किस पर चलती है, इकोनॉमी पर ही चलती है। अगर इन फिर उस उन चीज़ों को चलाने के लिए हमारे यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। कहाँ पर? कहीं पर मतलब पेट्रोल की जरूरत सूरत में चाहिए, ठीक है, पेट्रोल की सूरत में चाहिए, कहीं पर फिर इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में चाहिए, ठीक है।
फिर कहीं पर भाई आपको गैस की सूरत में चाहिए, जनरेटर्स चल रहे हैं आजकल, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है चेंजिंग लाइफ स्टाइल। देखिए पहले जमाने में जब उसको एग्रीकल्चर सिस्टम था, एग्रीकल्चर, तो वो लोग क्या करते बैलगाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब क्या आ गए, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। उनको चलाने के लिए भाई ट्रैक्टर्स आ गए हैं और मशीनें आ गई, थ्रेशर मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। थ्रेशर ये सिर्फ एक एग्जांपल है। उसके थ्रेशर मशीन ये एग्रीकल्चर में। उसके बाद ट्यूबवेल्स आ गए हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स आ गए हैं। और उसके बाद अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, फॉर सपोज पहले लोग हाथ का पंखा चलाते थे या फिर कोई और एक उपाय ढूंढते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नाउ पीपल्स आर यूजिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स लाइक एसी, एयर कूलर, ठीक है, पंखे हो गए और दूसरी बहुत चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद भाई हीटर्स आ गए, ठंड में हीटर्स चल रहे हैं। उसके बाद हीटर्स के बाद भाई जो हम गैस यूज करें, घर में खाना पकता है, उसके हिसाब से भाई हम बाइक यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, एयरप्लेन्स यूज करते हैं। पहले लोग सफर करते हैं, हिजरत करते थे, ठीक है, सालों साल, लेकिन अभी घंटों में पहुंच जाते हैं। तो इसी के लिए भी हमें क्या, पेट्रोल की, गैस की, कोल की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अब उसके बाद है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। मीन्स एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है रिलायबल एक्सेस टू एनर्जी सोर्सेज, फॉर सपोज जिस पर मतलब ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिस पर हम डिपेंड कर सकें और जो मुल्क की, हमारे जो कंट्री की उसकी नीड्स को कंप्लीट कर सके, उसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। मीन सिक्योर हो हमारा जो सोर्स हो सारा, सिक्योर हो वहां पर, मतलब कोई ऐसा फाइनेंशियल या कोई इकोनॉमिकल मसला पैदा ना हो, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर फॉर सपोज कोई वार स्टार्ट हो जाती है, कोरोना वायरस आ जाता है, कोई ऐसी वबा आ जाती है, तो देखिए मतलब जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। पेट्रोल और ये क्रूड ऑयल बहुत महंगे हो जाते हैं। तो उसके लिहाज से सबसे एनर्जी की जरूरत तब है जब एनर्जी सिक्योरिटी हो। मतलब अगर फॉर सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब हमारे पास एक डिपेंडेंट कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां पर हम डिपेंड कर सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा हो। एनर्जी इंडिपेंडेंट रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। देखिए हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, फॉर सपोज 80% हो गया गैस हो गया, 65% पेट्रोल हो गया, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स, जो फॉरेक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, उस पर बहुत असर पड़ता है। और उसके बाद जीडीपी और फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। फॉर सपोज अगर हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी होगी, मतलब ऐसे रिलायबल अपने सोर्सेज होंगे, जिस तरह सोलर सिस्टम का हो गया, जिस तरह हाइड्रो पावर का हो गया, तो हम इंपोर्ट फ्यूल्स को रिड्यूस कर सकेंगे। मतलब हम उन पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम फिर उन पर डिपेंड नहीं करेंगे तो फिर से हमारा पैसा भी बचेगा और आगे तरक्की भी आसानी से हो पाएगी। अब ये क्या करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी मेक पाकिस्तान लेस व्यूनरेबल टू एक्सटर्नल फैक्टर, जस्ट लाइक प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर फॉर एग्जाम्पल 1974 में और 2019 में देखें किस तरह मतलब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। फॉर सपोज अगर पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी होगी तो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी प्राइस है फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। मतलब पाकिस्तान को ऐसा खर्चा नहीं होगा कि भाई अगर पेट्रोल फिर से महंगा हो गया 1974 या 2019 से की तरह, तो पाकिस्तान में मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है, और गुर्बत बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा। एंड सप्लाई डिस्ट्रिब्यूशन ड्यू टू एनी वार और एनीथिंग। और यहाँ पर पाकिस्तान को जो एनर्जी सप्लाई होती है, जो एनर्जी मिलती है, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी। मतलब पाकिस्तान को एनर्जी मिलती रहेगी और वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर पाएंगे। जिस तरह गल्फ वार स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ पर इसराइल अरब वार है, जो इसराइल और फलस्तीन, ठीक है, वो वार
स्टार्ट हुई थी, तो इसकी वजह से क्या है, प्राइसेस में इंक्रीज आता है। तो इससे अगर एनर्जी सिक्योरिटी होगी तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, जिस तरह वार हो गई, कोरोना वायरस हो गया, या कोई भी ऐसा चीज, तो पाकिस्तान में प्राइसेस का कोई भी इतना असर नहीं पड़ेगा और इन्फ्लेशन रेट भी इतना नहीं बढ़ेगा। अब भाई आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस, मीन्स काबिलियत, एबिलिटी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स मुआशी तरक्की। ठीक है, इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। जिस तरह आपके मुल्क में मशीन्स चल रही हैं, ये पहले हमने जिक्र किया, मशीन्स चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो आपके पास कुछ होगा जो आप एक्सपोर्ट करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। अगर आपके पास ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं होगा, मशीन्स नहीं चलेंगी, जिस तरह टेक्सटाइल मशीन्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ट्यूबवेल्स, तो आप एग्रीकल्चर का जो राइस है वो किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन प्लेज वाइटल रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पाकिस्तान कॉम्पिटिटिवनेस। दुनिया को क्या चाहिए, वो चीज़ जो उनके पास नहीं है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान उन्हें प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान एज अ कॉम्पिटिटिव कंट्री लेबल किया जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है, जिस तरह यूएसए, चाइना है, चाइना देखिए दुनिया को पूरी का गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। हम अली एक्सप्रेस के जरिए क्या चीजें नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये गुड्स कॉम्पिटेटिवनेस है। ठीक है, इंडस्ट्री रिलाई ऑन एनर्जी टू ऑपरेट मशीनरी, प्रोड्यूस गुड्स एंड क्रिएट जॉब्स। फॉर सपोज अगर इंडस्ट्रीज में हम एनर्जी दे रहे हैं, वहां पर मशीन्स चल रही हैं, मशीन्स चलेंगी तो वहां पर कुछ चीजें बनेंगी, जिस तरह कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, और बहुत सारी चीजें हो गई, कपड़ा हो गया, ठीक है, चॉकलेट्स हो गए। अगर वो बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, फिर क्या होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। मतलब वहाँ का जो फोर्स वर्क फोर्स है, वो बेरोजगार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उसके लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर ऑटोमेटिक पैसा आएगा मुल्क में। फॉर सपोज पाकिस्तान अगर लैपटॉप दे रहा है दूसरे मुल्कों को, तो वो पाकिस्तान को क्या देंगे, डॉलर देंगे। डॉलर देंगे तो पाकिस्तान मतलब कोई भी चीज खरीद सकता है उससे, पूरी दुनिया में से। ठीक है, एक्सेस टू रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। फॉर सपोज पाकिस्तान अफोर्डेबल मीन्स कोई अच्छी प्राइस जो है, रिलायबल प्राइस हो। ठीक है, वो उस प्राइस में पाकिस्तान को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और पाकिस्तान को मतलब एक पहुंच है अच्छे एनर्जी रिसोर्सेज पर, तो उसका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जिस तरह कपड़ा, पाकिस्तान टेक्सटाइल मशीन में कपड़ा बनता है, वो भी अच्छी तरह बनेगा, कोई मसला नहीं आएगा। और अगर इंडस्ट्री बंद नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, खत्म कभी नहीं होगी। ठीक है, और इसके हिसाब से कुछ और भी सोर्सेज हैं। फॉर सपोज अगर अच्छी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, गैस मिल रही है, तो पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी मतलब कोई भी वर्किंग चीज बंद ना होगी, वो कारोबारी चीजें बंद ना होगी। आपको पता है अगर एक दिन के लिए, वन डे के लिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल मशीन से बंद हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो पाकिस्तान को कई अरबों का नुकसान होता है। ठीक है, मेक्स बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव इन ग्लोबल मार्केट। और जहाँ पर मतलब 24 घंटे बिजली हो, सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, 24 घंटे काम चल रहा हो, तो आपको पता है ग्लोबल कितने प्रोजेक्ट होते हैं जो काम चल रहे होते हैं। ठीक है, ग्लोबल, पाकिस्तान को कपड़े का ऑर्डर मिलता है। अगर ये बंद हो गए तो ग्लोबल मार्केट क्या है, अपना रुख मोड़ लेती है। दूसरी कंट्री के कहते हैं यार ये तो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा, हमारी जो नीड है वो पूरी नहीं कर रहा। तो इसी वजह से अगर एनर्जी नहीं होगी तो भाई वो जो इंडस्ट्रीज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो वर्क फोर्स है वो भी काम करना छोड़ देगा, भाई यहाँ पर काम ही नहीं है, वो कोई और काम दे लेगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पेक्ट देखें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 65% एनर्जी कोल से आती है। ठीक है, और अगर उसको बर्न करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड
सल्फर SO2 बनते हैं, और वो बनते हैं वो क्या क्लाइमेट पर असर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, फिर फ्लड आते हैं, ठीक है। फ्लड और टेम्परेचर, अभी कितनी गर्मी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर फ्लड आएंगे तो कंट्रीज पर, जो सिटीज है उन पर क्या होगा, वो उनको बहा ले जाएगी। और अगर 2022 के हिसाब से या 21 के हिसाब से जो बड़ी फ्लड्स आई थी पाकिस्तान को, $23 बिलियन का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। और पूरे पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री पर, उस पर भी असर हुआ था। और एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट 90% एग्रीकल्चर तबाह हो गया था एक साल का। देखें ये कितना असर पड़ गया, मतलब एग्रीकल्चर तबाह हो गया। एक तो मतलब जो GDP है उसका, उस पर असर पड़ गया, फिर एग्रीकल्चर तबाह गया, उस पर जो है भाई जो बजट होगा ईयर का, वो उस पर असर पड़ गया होगा। जो वहां पर लोकल लोग हैं जिन्होंने घर बनाए थे, उनके घर तबाह हो गए होंगे, ठीक है। उनके हाउसेस तबाह हो गए, उसके जो क्रॉप्स हैं वो तबाह हो गई, क्रॉप से तबाही। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट हमारा कोई ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर क्लाइमेट चेंज होगा, और फिर बारिश ज्यादा होगी, और जो भी पानी मौजूद है पहाड़ों में बर्फ की सूरत में, वो सारा नीचे चला आ गया, और फिर यहाँ पर सी लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। सी लेवल इंक्रीज हुआ तो भाई आपकी जमीन को खतरा है बहुत बड़ा। जो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सिंकिंग सिटी किसको कहते हैं, आपको पता है? मलेशिया का जो कैपिटल है ना, उसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा डूब रहा है, मतलब पानी ऊपर आता जा रहा है। और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब जो भी मुल्क मतलब ऐसे काम करें, जिस तरह एटॉमिक एनर्जी पर काम करें, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गई, और उसके बाद एटॉमिक बम्स बना रहे हैं, जिस तरह नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान जैसे मुल्क मतलब ऐसे काम करें, तो इससे क्लाइमेट चेंज पर बहुत असर आता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज चलती हैं। करंट एनर्जी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट, ठीक है। और अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप लाहौर में जा रहे हैं, अगर वहां पर रहे हैं, तो उनके हिसाब से 20 सिगरेट्स दिन में पीने जैसा बराबर है, ठीक है। अंदाजा लगाएं 20 सिगरेट अगर आप रोज पिए तो आपकी हेल्थ का क्या होगा। मतलब वहाँ का दिल्ली, लाहौर, कराची, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत आलूदा हो चुका है। ये दुनिया के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर कंट्रीज आते हैं, और कंट्रीज में से शहर आते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी जनरेशन कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन होती है। फॉर सपोज आप कोयल जला रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें, या एटम को ये, ठीक है, जिस तरह यूरेनियम है, ठीक है। ये आपको पता है ये कितना खतरनाक है। इसकी चेन है कि इसके एटम से एटम निकलते जाते हैं, एटम से एटम, और ये खत्म नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव है। तो इससे भाई बड़ा एयर पॉल्यूशन होता है, और रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जो बहुत सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस जितना खतरनाक है। when lead which lead can lead to respiratory illness, जो कि मतलब सांस के फूलने की बीमारियां आती हैं, जिस तरह यहाँ पर मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना, उसपे के मतलब ये सांस लेने के इश्यूज होते हैं भाई, किसी के फेफड़े खत्म है, ठीक है, किसी के किडनीज खत्म है, कि कोई भाई दम, किसी का दम घुटता है। स्कूल में आए जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ये इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका इशू है कि एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो गए हैं वहां पर, मतलब जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया है, तो वहां पर मतलब H2O, सॉरी, O2 मतलब नहीं मिल रहा, प्योर O2 नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारा जो भी प्रोसेस पढ़ा है, इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब एनवायरमेंट में जो एक किसी दर्जा हरारत में कमी आना, उसका नुकसान पहुंचना। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट सच एक्सट्रीम वेदर, जो आजकल है, जो मतलब थर्मी डिजर्ट में होती है, बहुत गर्मी होती है, इवेंट्स एंड राइजिंग टेम्परेचर, मतलब दिन में दिन गर्मी बढ़ती जाए, अफेक्ट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के जो मसनूआत हैं, मतलब जो काम है, उस पर मतलब बहुत इफेक्ट होते हैं। वाटर रिसोर्सेज होते हैं, भारत और पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर वो सारे एकदम से मतलब वो होंगे, वो मतलब बॉयल होंगे, वहां से पानी नीचे आ रहा होगा, पिघल रहे होंगे,
तो सारा पानी फ्लड की सूरत में शहरों को तबाह भी करेगा और यहाँ से पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। और आपको पता है कुल पाकिस्तान में पूरी दुनिया में 1% पानी पीने के लायक है। एंड पब्लिक हेल्थ और लोगों की हेल्थ में भी कमी आएगी या नुकसान आएगा। समझ गए? देखिए, अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले पाकिस्तान को जो एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उससे पहली वजह पॉपुलेशन है, जो अर्बनाइजेशन हो रही है। यहाँ पर लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ रही है। पहले लोग मतलब एसीज, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर की जो मशीनरी चलती है, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल, उसके लिए ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, बचाने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी मतलब कोल की ज़रूरत ना पड़े, या फिर ऐसा कोई एनर्जी रिसोर्स है जो कि टेम्परेचर में इजाफा कर रहा है, उसकी ज़रूरत ना पड़े। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान को, उसकी भी ज़रूरत है। अगर एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर पाकिस्तान को पैसा नहीं बचेगा। ठीक है, अगर फॉर द पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ जितनी, और उससे ये 1 टाइम है, 1% है। और एक्सपोर्ट जो कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो 10% है। तो अब पाकिस्तान की हालत मजदूर मजदूर की तरह हो जाएगी, जो कमाता 100 रुपया है लेकिन खर्चा जिसका 1000 रुपया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के ऐसे रिलायबल रिसोर्स की जरूरत है जो पाकिस्तान के खर्चा भी बचाए और एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसी मतलब इजाफा ना है, खराबी ना हो, जिस पर हेल्थ पे भी असर पड़े और एनवायरनमेंट पे भी असर पड़े और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर भी असर पड़े। ठीक है, ये हो गई अर्निंग और ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में गए? चलो, खुदा हाफिज।